हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी बोर्ड 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, है ना, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग लेक्चर 2 में, जो कि इसका फाइनल लेक्चर होगा, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड लेक्चर को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिखाए कि दिखाइए कि फलन, ये फंक्शन दिया है हमें f(x = मॉडुलस ऑफ x - 2), जिसको खुद ब्रेक करके दिया है इन्होंने। और फिर हमसे पूछ रहा है कि ये x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये फंक्शन x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप किस तरह से इसको एग्जाम में लिखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी को, यानी सततता को। तो आपने कंडीशन पढ़ रखी होगी, पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, हम कब कहते हैं कोई फंक्शन सतत कब होता है, यानी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर हो जाए फंक्शन पे उसकी वैल्यू के, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन होगा वो हमारा इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कंटिन्यूटी के लिए हमें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी राइट हैंड लिमिट, और तीसरी फंक्शन पर उसकी वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप ध्यान रखिए, इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाके हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमसे कह रहा है x बराबर 2 पर। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर 2 पर सततता। ठीक है ना, x बराबर 2 पर सततता यानी कंटिन्यूटी। अब इसको चेक करना है हमें। तो चलिए, ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है पता होगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू, अगर लेफ्ट निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है, माइनस f(x). इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h). क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या है, फंक्शन में पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए, फंक्शन देखना है हमें जो कि 2 से कम हो, है ना। इसमें क्या लिखा है, f(2 - h). 2 में से कुछ घट रहा है, यानी कि 2 - h वाला। तो देखो, जहां पर x <2 होगा, तो यहाँ पर देखिए आप सेकंड वाले में, इसमें लिखा है जब x <2 है तो फंक्शन सेकंड वाला ये वाला पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो 2 से कम है, इसलिए हम ये वैल्यू f(x) की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन में। ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का माइनस लगा है, लगा रहेगा, और जहां x है वहां पर 2 - h आएगा। ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, ये 2 - h, और फिर लिखा हुआ है -2, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अंदर देखिए आप, यहाँ +2 से -2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस का h, और जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना देगा हमें, 0। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट, है ना, यानी RHL। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दाईं पक्ष सीमा। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ही निकालनी है, तो 2 प्लस ऑफ f(x). तो इसको हम लोग किस तरह से लिख पाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h). ठीक है। तो इस बार देखिए, इस बार हम फंक्शन की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो इस बार जो फंक्शन की डेफिनेशन से अगर हम देखें, यहाँ लिखा है 2 + h, यानी ये फंक्शन 2 से कुछ बड़ा है। तो यहाँ देखिए पहले वाले में लिखा हुआ है व्हेन x > 2, जब x 2 से बड़ा है तब हमें ये वाला यूज करना है, ऊपर वाला। तो हम इसको यूज करेंगे, और जहां पर x है वहां पर हम लोग 2 + h लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास लिखा जाएगा 2 + h और माइनस का 2। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए +2 से -2 कैंसिल, और यहाँ हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0। यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आई है,
0। अब हम निकालेंगे, नाउ हम लोग अब देखेंगे फंक्शन पर, मतलब लिमिट पर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तब भी हमें परिभाषा से कौन सा चीज यूज करनी है, कौन सा फंक्शन, पहला वाला। ठीक है, यहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो जब x बराबर 2 होगा तब भी हम ऊपर वाला ही यूज करेंगे। तो बराबर 2 के लिए यहाँ पर यूज करिए, तो जहाँ x है वहां पर 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज, हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको समीकरण डाल दें, इसको डाल दें समीकरण नंबर 1, इसको डाल दें 2 और इसको डाल दें 3, तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि तीनों की वैल्यू कैसी आई है, बराबर आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों समीकरण से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आई है, राइट हैंड लिमिट के। और जो राइट हैंड लिमिट है और ये दोनों ही चीजें किसके बराबर आई हैं, f(2) के, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर जो फंक्शन है हमारा f(x) वो x बराबर 2 पर कैसा हुआ, सतत। हमने भी ऊपर पढ़ा था, ठीक है ना, फंक्शन x बराबर 2 पर सतत है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर उसकी वैल्यू तीनों ही बराबर आएंगी तो फंक्शन कैसा होता है, सतत होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस होता है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी ये सवाल आधा हुआ है, क्योंकि फिर ही आगे कह रहा था ये तो सिद्ध ही करना था हम सतत है, फिर हमें ये भी सिद्ध करना है कि परंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी चेक करते हैं अवकलनीयता, तो वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना। या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। आगे हम लोग इसको अब चेक करेंगे अवकलनीयता। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर अवकलनीयता, अवकलनीयता। अब आप लोग ये भी आपको पता होगा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अवकलनीय कब कहलाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये सब आपको 12th की जो बुक्स हैं उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरह फंक्शन सतत होता है, अवकलनीय होता है। चलिए मैं आपको फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। कंडीशन क्या होती है इसमें भी ये होती है कि हम लोग इसमें निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो अवकलनीय है। अब ये निकालते कैसे हैं, अब उसको आपकी परिभाषा उसको पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट ए पर, तो उसकी परिभाषा होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये जो परिभाषा होती है ये किसकी होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। आपको इसको यूज करना आना चाहिए। दूसरा हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपॉन प्लस का h। ये दो परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है अवकलनीयता चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको चेक करेंगे। तो x बराबर 2 पर अवकलनीयता चेक करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालें हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, यानी LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे निकलेगा, लिमिट वैसे ही निकलेगा। इसको लिखते कैसे हैं, और हम लोग लिख सकते हैं इसको L f डैश पॉइंट है हमारे पास 2, है ना, x बराबर 2 पर चेक करना है इसलिए 2। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू, या फिर हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ऊपर देखते जाइए, अब जहां जहां a है वहां पर मैं 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, माइनस f ऑफ 2 और अपॉन माइनस का h। ये हमने परिभाषा इसकी लगा दी। अब क्या है, अब हमें इनको वैल्यूज को यूज करना आना चाहिए। तो जैसे आपने अभी लिमिट्स में लगाया कंटिन्यूटी में, ऐसे ही आपको यहाँ लगाना है। तो f2 माइनस h फंक्शन जहां 2 से कम है वो यूज करना है, और 2 से कम फंक्शन कौन सा है, दूसरा वाला। तो यहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे, जहां पर x है वहां पर 2 माइनस h को रखना है। तो देखिए माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, और साथ ही साथ 2 माइनस h, फिर है उसका माइनस का 2, माइनस यहाँ लिखा हुआ है f ऑफ 2, और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी, 0, है ना, अपॉन माइनस h।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो कैसे रखेंगे आप, एफ ऑफ 2 निकालना है तो एफ बराबर 2 ऊपर वाले में रखिए आप, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ +2 से ये वाला -2 कैंसिल। अभी हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस का h अपॉन माइनस का h, h से h कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया -1। यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया है वो आ गया है -1। अब हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी RHD। और ध्यान रखिए अगर ये दोनों बराबर आ गए तब हम कहेंगे कि फंक्शन अवकलनीय है, लेकिन अगर बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे ये अवकलनीय नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है R ऑफ f'2 और उसकी परिभाषा क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 एंड अपॉन प्लस का h। तो यहाँ पर आप पुट करिए, ये हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो देखिए 2 से ज़्यादा पहला वाला है तो वहाँ पर हम रखेंगे x की जगह पे 2 प्लस h और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का f ऑफ 2 0 है ही अपॉन h। यहाँ देखिए तो 2 से 2 कैंसिल और ये हमारे पास यहाँ से आता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव आया प्लस का 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस का 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डाल दीजिए 1, इसको डाल दीजिए 2, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1/2 से, है ना, समीकरण 1/2 से क्या दिख रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं फिर, अतः जो हमारा fx है वो x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, अवकलनीय नहीं है। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आप पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखिए, ठीक है ना, जिससे आपको हर क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड पार्ट है ना, 6 का सेकंड पार्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वैसे ही क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये काय का है, LB का। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को जो कि थोड़ा छोटा था कंपेरिजन और वो थोड़ा शॉर्ट था क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन ये लॉन्ग में पड़ा हुआ है, तो ये LB का क्वेश्चन है। तो हमने बताया था आपको इस तरह किसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आलेखी विधि के द्वारा रैखिक प्रोग्रामन को इन व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। आपको ये कंस्टेंट्स दे रखे हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है हमें z। इस z की वैल्यू को हमें जो है न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान जो है ज्ञात करने हैं, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना उद्देश्य फलन जो हमें दिया है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारे लिए जो उद्देश्य फलन दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है z बराबर 3x प्लस 9y, ठीक है। उसके बाद हमें दिए हैं क्या, व्यवरोध। तो व्यवरोध भी लिख लेते हैं। व्यवरोध का मतलब होता है कंस्टेंट्स। व्यवरोध जो हमें दिए हैं वो कौन से दिए हैं उसको हम लोग समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली उसको सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ। तो व्यवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे, पहला दिया है x प्लस 3y। तो मैंने आपको बताया था लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, सीधे आपको क्या लगाना है, सिर्फ इक्वल टू, समीकरण बना देना है इसको। ये हो गया 60, ये हो गया हमारा पहला कंस्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या दिया है हमारे लिए, दूसरा दिया है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गया हमारे पास दूसरा कंस्टेंट। और तीसरा में क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू वाई, ये हो गया हमारे पास तीसरा कंस्टेंट। और बाकी के हमें दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम उसको ही बदलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम उसको ही बदलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको पिछला सवाल ध्यान है तो
हम लोग फिर इन समीकरणों के ग्राफ खींचते हैं, पहले रेखा 1 का, फिर रेखा 2 का, फिर रेखा 3 का। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो हम लोग लिखेंगे अब रेखा कौन सी, फर्स्ट वाली कौन सी है, रेखा x + 3y बराबर 60 का ग्राफ खींचते हैं। लेकिन ध्यान है आपको, हम लोग पहले खींचते नहीं हैं, हम सिर्फ पहले पॉइंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं कि खींचते हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे, पॉइंट। तो उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए होगी, तो हम लोग टेबल बना के पॉइंट निकालेंगे। ऐसे निकालते थे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, और इसको एक बार x को 0 रखते थे, एक बार y को 0 रखते थे। तो अगर हम लोगों ने x को 0 रखा इसमें, इस समीकरण में हम अगर x को 0 रखेंगे तो हमें y कितना मिलेगा, 20। ठीक है, और इसी समीकरण में अगर हम लोग y को 0 रखेंगे तो हमें x कितना मिलेगा, 60। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। तो हमारे पास जो है पॉइंट कौन कौन से आ गए हैं, पॉइंट आ गया है 0,20। ठीक है, पॉइंट आ गए हमारे पास यहाँ से 0,20, तथा दूसरा कौन सा आया है 60,0। ये ग्राफ खींचने में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम लोग 0,0 को इस असमीकरण में रखकर चेक करते थे कि जो अर्धतल है वो मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु से विपरीत ओर है। सारी स्टेप्स वही हैं, आपको वैसे ही सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग 0,0 को असमीका, कौन सी असमीका, पहली वाली जिसमें हम रख रहे हैं असमीका x, ये जो थी वो थी हमारे पास x + 3y < 60 में रखने पर। ठीक है, 60 में रखने पर देखिए अब हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 + 3 × 0 < 60। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 0 < 60। तो बताइए आप लोग कि क्या 0 60 से कम होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है, यस होता है। इसका मतलब ये क्या है, कैसी है ये सत्य है। 0 < होता है 60 से, यानी 0 जो होता है वो 60 से कम होता है। इसका मतलब ये कैसा है, सत्य है। और जब सत्य होता है तो हम लोग इसका क्या लिखते हैं आंसर, तो हम लोग लिखेंगे अतः जो हमारा अर्धतल है, अतः अर्धतल किधर है, मूल बिंदु की ओर है ना। अतः जो अर्धतल है वो मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु की ओर है। पहला क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही हम लोग अब रेखा 2 और रेखा 3 का भी ग्राफ खींचेंगे, और ये सारा काम हमें जो है करना है। अब हम थोड़ा सा इसको स्पीड से करते हैं क्योंकि इसमें काम काफी है करने को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद रेखा 2 का ग्राफ खींचते हैं। हम लोग लिखेंगे अब रेखा कौन सी है, x + y = 10 का ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, का ग्राफ खींचते हैं। लेकिन ग्राफ खींचने से पहले हमें चाहिए होंगे पॉइंट्स, तो हम लोग पहले इसके पॉइंट निकाल लेते हैं टेबल बना के। तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y, और बिंदुओं को रखिए अब। अगर हम लोग x को रखें 0 तो y कितना मिलेगा, 10। और अगर इसमें y को रखने 0 तो x कितना मिलेगा, 10। तो हमें यहाँ से बिंदु मिल गए 0,10 और 10,0। ठीक है, उसके बाद फिर से 0,0 को रखेंगे इस असमीका में, 0,0 को असमीका, इसके लिए कौन सी समीका है, दूसरी वाली, जो कि है x + y > 10 में रखने पर। ठीक है, उसमें रखने पर। तो चलिए रखते हैं उसको। यहाँ से आएगा 0 + 0 > 10। इसका मतलब यहाँ से क्या आया कि 0 > 10। तो आप लोग बताइए कि क्या जो 0 है वो 10 से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो आंसर है नहीं, यानी कि ये कैसा है, ये असत्य है, ये तो गलत है। तो अगर गलत होता है तो हमारा अर्धतल कहाँ होता है, मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अर्धतल मूल बिंदु ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने मूल बिंदु को ही रखा था। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट रखेंगे तो उसके सापेक्ष देखेंगे। ठीक है ना, अतः अर्धतल मूल बिंदु के विपरीत ओर है।
ठीक है, मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो अब हमारा काम रह गया है तीसरी समीकरण को चेक करना। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं अपना तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला क्या है हमारे लिए कि अब रेखा कौन सी है, अब रेखा x बराबर y या y बराबर x का ग्राफ खींचते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होंगे, पॉइंट्स। तो चलिए पहले निकालते हैं पॉइंट्स। तो देखिए इसके लिए पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, ये है x, ये है y। इसमें देखिए x बराबर है y के, मतलब अगर हम x को 0 रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा, अगर हम x को 1 रखेंगे तो y भी 1 मिलेगा। यानी कि हमारे लिए पॉइंट क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए 0, 0, 1, 1, 2, 2, मतलब दोनों सेम ही सेम है। ठीक है, तो अब अगला काम क्या होगा हमारा कि मूल बिंदु को इस पर रखना। लेकिन मूल बिंदु तो इसी रेखा पर स्थित है, देखो 0, 0 तो इसी लाइन पर आ रहा है। इसका मतलब हम इस रेखा में मूल बिंदु को नहीं रखेंगे। इसको चेक करने के लिए हम किसी दूसरे बिंदु का सहारा लेंगे। ठीक है ना, हमारे पास और इतने बिंदु हैं, जैसे ये देखिए यहाँ से हमारे पास आए 0, 20, 60, 0। दूसरे वाले हमारे पास आए 0, 10, 10, 0। तो कोई और बिंदु हम लोग जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मान लेता हूँ मैं 10, 0 पे चेक कर लेता हूँ। हमारे पास 4 बिंदु हैं, कोई सी पे भी आप जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0, 0 पर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 0, 0 जो है वो इसी रेखा पर स्थित है, तो वो उससे हम पता नहीं कर पाएंगे कि हमारा अर्धतल ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान है आपको 0, 0 हमें चेक नहीं करना है, तो हम कोई और पॉइंट जैसे मान लीजिए 10, 0 हम इस पर रख लेते हैं। ये पॉइंट आप कोई से भी रख सकते हैं जो आपने अभी तक निकाले हैं उन पॉइंट्स में से। ठीक है, तो 10, 0 कहाँ रखेंगे हम लोग, असमिका। देखिए कौन सी दी थी हमें असमिका, हमें दी थी x इज लेस देन y। ठीक है ना, तो असमिका x इज लेस देन इक्वल टू y में रखने पर अब जो आप इसमें रखेंगे तो x के मान हमें रखना है 10 और y का मान रखना है हमें 0। तो देखिए यहाँ से ये क्या आया, 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बताइए कि क्या 10 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो ये बिल्कुल कैसा है, गलत। 10 छोटा कहाँ होता है 0 से, तो इसका मतलब ये कैसा है, असत्य है। और जब असत्य होता है तो हमारा अर्धतल कहाँ होता है, उस बिंदु के विपरीत ओर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः अर्धतल इस बिंदु से, कौन से, 10, 0 से विपरीत ओर स्थित है। ठीक है, से विपरीत ओर स्थित है। अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि ओर स्थित है। तो देखिए अब मैं बनाता हूं इसका जो है ग्राफ। अच्छा, साथ में हमें ये भी दिया था, हम ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि, ध्यान करिए हमारे पास दो चीजें और दी थी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब जो हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा, जो हमारा फिजिबल रीजन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में जो हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अतः सुसंगत क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और हमें मालूम है कि x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अभी हमें इसका ग्राफ भी तो खींचना है, तो चलिए अब हम खींचते हैं इसका ग्राफ। ये आप ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यही थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं और ग्राफ आपको अच्छे से खींचना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने ले लिया एक्स अक्ष और ये ले लिया हमने वाई अक्ष। ठीक है, पॉइंट हमारे पास जो जो आए थे हम उसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और 60,
ये मैंने जो है पॉइंट यहाँ पर रख लिए है अपने मन से, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ऐसे ही मैं वाई अक्ष पे पॉइंट ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। वहां पर मैं ले रहा हूँ जो है 10, 20, 30, 40, ठीक है, इतने में पॉइंट ले रहा हूँ, 20, 30, 40। अब आपको ग्राफ खींचना है, तो आपके पास पॉइंट कितने कितने थे, तो आप याद करिए। हमारे पास एक तो रेखा थी y बराबर x, तो y बराबर जो x है वो तो हमारी कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से होती हुई जाएगी, तो उसको तो हम जो है ड्रॉ कर देते हैं। तो वो जो लाइन है वो हमारी मूल बिंदु से पास होती हुई जाएगी, ठीक है, इस तरह से वो पास होती हुई जाएगी। तो ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है हमारे पास y बराबर x, ठीक है। ये रेखा कौन सी है, y बराबर x, या हम इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 0। ये है रेखा। दूसरी जो थी वो कहाँ से जा रही है, तो एक हमारी जा रही है 10,0 यानी इस वाले बिंदु से, और 0,10 यानी इस वाले बिंदु से। तो हम लोग इसको खींचते हैं, तो ध्यान से खींचिएगा आप, ठीक है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा फिगर आप ध्यान से बनाइए, वहां पर स्केल आप लेके जाइए, ठीक है। चलिए आप इसको रफ फिगर की तरह समझ सकते हैं। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये कौन सी वाली इक्वेशन है, ये पॉइंट हमें किससे मिले थे, ये पॉइंट हमें मिले थे इस लाइन से, जो कि थी x प्लस वाई बराबर 10 से, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमें पॉइंट मिला था वो मिला था हमारा 0,20 और 60,0, यानी 0,20 होगा ये वाला पॉइंट और 60,0 होगा ये वाला पॉइंट। अब हम इन दोनों को भी मिला देते हैं, तो इस पॉइंट को मिलाना है इस पॉइंट के साथ, ठीक है। लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है, आप लोग इसको सही से मिलाइएगा, वहां पर स्केल का यूज करिए प्रॉपर। चलिए मैं इसको रफली ही ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ हो नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी। ये वाला पॉइंट हमारे पास है 60,0, ये वाला हमारे पास पॉइंट है 0,20, ये पॉइंट है हमारे पास कितना, ये पॉइंट है 0,10, ये पॉइंट है 10,0, 10,0। तो देखिए इस तरह से हमने जो है ग्राफ खींच लिया है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है वो कौन सा रीजन होगा। तो अब यहाँ पर चीजें यूज आएंगी जो आपने लिखा था इतना कुछ अर्धतल के बारे में। तो देखिए हमारे पास जो ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ये जो ग्राफ है ये लाइन, ये इस लाइन का ग्राफ है x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। तो देखिए इसमें हम लोगों ने अभी क्या सिद्ध करा था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो अर्धतल होगा वो मूल बिंदु की ओर स्थित है ना, ठीक है। तो अब आगे आइए, यानी ये जो लाइन है ये लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ है और मूल बिंदु किधर है, यहाँ पर नीचे की ओर है। तो जो हमारा अर्धतल है वो इस लाइन से तो नीचे होगा, ठीक है, यानी जो हमारा हमें कलर करना है वो इससे तो नीचे करना है, ठीक। इस तरह से पहचान बना ली हम लोगों ने। अब हम देखते हैं दूसरा, इसके बाद जो दूसरी वाली लाइन है x प्लस वाई बराबर 10, इसमें क्या है, इसमें जो अर्धतल है वो मूल बिंदु के विपरीत ओर स्थित है। अब इसमें देखिए आप, ये है x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन, ये लाइन इसके विपरीत ओर, यानी इसके नीचे तो है मूल बिंदु लेकिन मूल बिंदु से विपरीत ओर स्थित है, यानी इसके ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, इसके ऊपर का क्षेत्र। मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। इसके ऊपर का क्षेत्र हमें कलर करना है, ठीक। उसके बाद हमें बची ये वाली लाइन, इस लाइन में आप ध्यान करिए आपने कौन सा बिंदु रखा था, 10,0। तो देखिए 10,0 किधर है, ये रहा 10,0, और हमारे पास आया क्या था, 10,0 से विपरीत ओर स्थित है, यानी ये जो लाइन है हमारे पास y बराबर x, इसके इस तरफ नहीं है क्षेत्र, इसके ऊपर की तरफ है, यानी जो क्षेत्र है वो इसके ऊपर वाला है। तो अब आप लोग बताइए, और साथ में ये और आया था कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी कि x भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है हमें। तो जो हमारा क्षेत्र होगा वो देखिए इधर वाला है y पॉजिटिव, इधर से हमारा x पॉजिटिव, और लेकिन साथ ही साथ हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर का, तो इसके ऊपर का देखेंगे तो हमें सिर्फ यही क्षेत्र मिल रहा है जो इन सब में कॉमन है।
देखिए ये जो है ये इस लाइन से ऊपर का है, इस लाइन से नीचे का है और इस लाइन से इधर साइड का है। तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया हमारा सुसंगत क्षेत्र। ये आपको ध्यान से बनाना है ग्राफ। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। तो हमारा जो सुसंगत क्षेत्र आया है वो क्या आया है, अब हम उसको लिखते हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे कि अतः सुसंगत क्षेत्र कौन सा आया है, देखिए पॉइंट्स के, इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख दीजिए आप, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए 10,0 था, मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ पॉइंट ए, ठीक है। ऐसे ऊपर चलो तो इसका नाम रख देता हूँ मैं पॉइंट बी। ये वाला ये जो है ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक, और एक यहाँ पर पॉइंट कट रहा है, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को भी हमें निकालना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए और हमें कौन से मिल रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं सी और इस को नाम दे रहा हूं मैं डी, ठीक है। तो जो हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो होगा, अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो ए बी सी डी ए। क्लियर है, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। ए बी सी डी ए है, क्लियर है। लेकिन अभी हमारे पास प्रॉब्लम अब नई आ गई है, वो क्या, वो ये है कि हमें ये पॉइंट्स नहीं पता है ये कितने कितने होंगे। ये पॉइंट नहीं पता और हमें ये पॉइंट नहीं पता, पॉइंट सी और डी। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट सी है ये किन लाइनों से कट रहा है, एक तो ये इस लाइन से कट रहा है और दूसरा ये इस लाइन से कट रहा है, ठीक है ना। यानी अगर हम इन दोनों लाइनों की समीकरण को हल करें तो हमें ये वाला बिंदु मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। जैसे ये लाइन हमारे पास क्या थी, y बराबर x, और ये लाइन कौन सी है हमारे पास, x प्लस 3y बराबर 60। तो जब आप y बराबर x इसमें पुट कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x बराबर 60, यानी x बराबर 15। और अगर x बराबर 15 तो x बराबर है y के, तो y बराबर भी 15। यानी ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, ये आ गया 15,15 पॉइंट सी। ऐसे ही d वाला जो पॉइंट है, जब मैं इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करूंगा, इस रेखा को और y बराबर x को, तो मुझे d कितना मिलेगा, यहाँ से d मिलेगा मुझे 5,5। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको वहां पर हल करना ही पड़ेगा एग्जाम टाइम में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन ये सारे लॉन्ग हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये क्षेत्र मिल गए, तो हम लिखेंगे तथा इन सबकी शीर्ष बिंदु, हम लोग इनको नाम क्या देते हैं, हम लोग शीर्ष बिंदु। जितने बिंदु सुसंगत क्षेत्र में आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, शीर्ष बिंदु। तथा शीर्ष बिंदु कौन कौन से हैं, तो उन सबके नाम लिखते हैं। एक तो ए है ना, जो कि है 0,10। ये जो बिंदु है, पहला बिंदु है ए जो कि 0,10, कॉमा दूसरा बिंदु है बी, दूसरा बिंदु है बी जो कि है 0,20, तीसरा बिंदु है सी जो कि है 15,15, और तथा डी, ठीक है ना। यही चार बिंदु हैं, तथा डी जो कि है 5,5 हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, जो है शीर्ष बिंदु हैं। तो अब हम जो मान निकालते हैं z का, वो इन्हीं बिंदुओं पर निकालते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः शीर्ष बिंदुओं पर z के मान, अतः शीर्ष बिंदुओं पर z का मान। हमसे z का मान ही पूछा जा रहा था, z का मान। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल, याद है आपको, हम लोग इसके लिए बनाते हैं एक टेबल। और इसमें हम लोग इसके दो पार्ट करते हैं। एक पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एक तरफ हम लोग लिखते हैं जो है शीर्ष बिंदु, इस तरफ हम लोग लिखेंगे जो है शीर्ष बिंदु, और इस तरफ लिखेंगे हम लोग z का मान। और z हमारा कितना दिया था, z दिया था हमें 3x प्लस 9y, है ना, 3x प्लस 9y। तो अब बिंदु रख लीजिए। बिंदु कौन कौन से हमारे पास, चार बिंदु हैं, कौन कौन से, एक तो है a जो कि है 0,10, एक है b जो कि है 0,20, एक है c जो कि है 15,15, और चौथा है d जो कि है 5,5। अब इन सारे बिंदुओं को आप इसमें z में पुट करिए एक एक करके।
तो अगर मैं 0,10 पुट करूंगा, x को 0 और y को 10, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, z बराबर, सीधे मान लिखता हूँ, अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और 10 पंजे ये हो जाएगा, 10 नेम हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो यहाँ से पहला मान मिलेगा हमें 90। जब आप 0 और 20 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे 180, और जब मैं 15 रखूंगा जेड में तो मुझे कितना मिलेगा, 15 3 45 और 15 9 135, टोटल होगा ये 180 फिर से। और 5 5 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 15 और 45 60, ठीक है ना, यानी 60। ये मान हमें प्राप्त होते हैं। अब सवाल पढ़िए आप। सवाल में हमसे कह रहा था कि जेड का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, है ना, न्यूनतम और अधिकतम मान। तो अब वापस चलिए टेबल पर, यहाँ देखिए आप, न्यूनतम मान, सबसे कम मान कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो जेड का न्यूनतम मान कितना होगा, 60। उसके बाद देखते हैं अधिकतम मान, तो अधिकतम मान तो 2 मिल रहे हैं हमें, अधिकतम मान कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। ये मान हमारे पास कैसे हैं, अधिकतम। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि अतः z का जो न्यूनतम मान है वो तो हमें मिल गया, अतः z का न्यूनतम मान कितना है, 60 है, 60 है, जो कि कहाँ मिलता है, अगर आप बिंदु भी लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, जो कि किस बिंदु पर प्राप्त होता है, जो कि 5,5 पर प्राप्त होता है, ठीक है, 5,5 पर प्राप्त होता है। अब आगे की बात क्या है, आगे की बात है अधिकतम मान की। तो अब वहां हम लिखेंगे तथा z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान, तो देखिए कहाँ कहाँ मिला है, ये मिला है 0 20 पे और 15 15 पे, यानी 0 20 तो है ये पॉइंट बी इस पे, और 15 15 पे, यानी इस पूरे रीजन में, ठीक है ना, जो मैं दोबारा से शेड कर रहा हूँ, इस पूरे रीजन में हमें जो मिल रहा है ये हमारा जो है कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू वाला क्षेत्र होगा। तो हम क्या लिखेंगे, जेड का अधिकतम मान कितना है, 180 है, और ये कहाँ मिल रहा है, जो कि बिंदु 0,20, जो कि बिंदु 0,20 तथा, और दूसरा बिंदु कौन सा है, 15,15 को जोड़ने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होता है, ठीक है, कि प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, आपको इस तरह से एग्जाम में जो है सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, है ना, यानी समाकलन के अनुप्रयोग से, आपने पढ़ रखा होगा, दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो चलिए ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं वैसे, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो हमें क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले हमें वृत्त का समीकरण दिया है, वृत्त का समीकरण दिया है x² + y² = 4। तो हमसे कह रहा है कि एक वृत्त है, उस वृत्त के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा फिगर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये वृत्त का समीकरण है, अगर ये वृत्त का समीकरण है तो इसका केंद्र कितना होगा, सेंटर, तो इसका सेंटर होता है 0,0, पता है आपको, तथा इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तो त्रिज्या यहाँ से निकल के आएगी हमारे पास +-2। अगर आपको नहीं पता तो इसकी कंपैरिजन करते हैं, x² + y² = a² से, और वहां से हमें मिल जाएगा 2। तो चलिए हम इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, हम इसका जो है फिगर ड्रॉ करते हैं, और इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है।
इस वृत्त का जो केंद्र है वो तो 0,0 पर स्थित है, ठीक है, और जो त्रिज्या है वो 2 है, यानी ये वाला बिंदु कितना होगा, ये वाला बिंदु होगा 2,0। तो जो त्रिज्या 2 होगी ना, इसको हम पॉइंट दे सकते, इसको नाम दे सकते हैं ए, और ये हमारा हो गया पॉइंट ओ। हमें एक और चीज दी है सरल रेखा, है ना, तो हम वो भी लिखते हैं। तथा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कितना गिवन है, रेखा का समीकरण है हमारे पास y बराबर x। तो इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2, y बराबर x। अब देखिए y बराबर x जो लाइन होती है वो कैसे जाती है, मूल बिंदु से, अभी आपने पीछे ही बनाया है, तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी होगी, ये होगी मेरे पास y बराबर x। क्लियर है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इस रेखा के द्वारा, इस वृत्त के द्वारा प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष से घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ये टोटल भाग हो गया इस लाइन के द्वारा, इस वृत्त के द्वारा, और x अक्ष के धन दिशा में, यानी x अक्ष के द्वारा प्रथम चतुर्थांश में, यानी हमें इस क्षेत्र का निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल। तो हम लोग देखिए किस तरह से अब इसको निकालेंगे। ये यहां से एक लाइन जो है ये है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। तो हम लोग इसको किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए पॉइंट B, ठीक है, ये जहां से पास हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस पर, ठीक है, ये मैंने क्या करा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये परपेंडिकुलर मैंने गिराया है जो कि पॉइंट M है, ठीक है ना। तो हमें तो पूरा क्षेत्रफल निकालना है OABO का, क्योंकि हमारे लिए तो रीजन यही है, हमारे लिए तो पूरा रीजन यही है, इसी का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो एक हमें क्या दिख रहा है, रेखा का और इसका समीकरण का, मतलब रेखा का और वृत्त का एक प्रतिच्छेदन बिंदु दिख रहा है B, ये B, इस B की कोऑर्डिनेट हम लोगों को नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, y बराबर x जो है समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो y बराबर x है ये, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये x² प्लस x² बराबर 4, तो ये आ जाएगा 2x² बराबर 4। इसको कट कर देंगे तो 2 दूनी 4, और x यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस √2, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास माइनस होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, प्लस। हमें लेना है सिर्फ प्रथम में, तो यहाँ से हमें क्या आएगा, √2, और जितना x होगा, देखिए निगेटिव भी हो नहीं सकता क्योंकि हमें सिर्फ प्रथम चतुर्थांश से मतलब है। दूसरी बात यह है कि जितना x होगा उतना ही y होगा समीकरण नंबर 2 से, तो यही मान y का भी होगा, यानी ये वाला पॉइंट फिर कितना होगा, √2, तो फिर हमने जो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया है ये ठीक है ना, ये दूरी भी कितनी होगी x अक्ष के साथ इसकी, पॉइंट M के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें M के, तो ये भी कितने होंगे, √2, और ये x अक्ष पर स्थित है तो इसका y तो हो जाएगा 0। तो पॉइंट M के निर्देशांक आ गए हमारे पास ये सब मिल गया। हमें लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है, B, उसके कोऑर्डिनेट कितने आए हमारे पास, √2, ठीक है, तथा M के जो निर्देशांक आए हैं वो कितने आ जाएंगे, फिर M के निर्देशांक वो आ जाएंगे हमारे पास √2, 0, ठीक है। ये हमारे लिए जो है पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है रीजन अंदर का, ये तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और बाकी का ये जो बच रही है शेप, इसका हमारा क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के। त्रिभुज कौन सा है वहां पर, OMB,
तो त्रिभुज OMB का क्षेत्रफल और प्लस और किसका क्षेत्रफल है वहां पर, और क्षेत्रफल है जो ये बची हुई है M, या हम ए से देखें तो ABMA है ना, ये जो इस तरह से जो शेप बची हुई है ये, यानी हमारे पास जो बचा हुआ है अगर हम M से देखें तो बचा हुआ है MABM, इसका क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। क्लियर है? तो इसको किस तरह से निकालेंगे, अब देखिए ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 OM इंटू हाइट कितनी है BM, प्लस अब ये जो क्षेत्रफल है इसको निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेशन का, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए M से लेके A तक जाना है हमें, M से लेके A तक, आप यहाँ अलग से समझिए, ये है ऐसे करके, और ये जो शेप है वो इस तरह से है, उसके बाद में ये दोनों पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक है, ये M है, ये A है, और ये हमारे पास B है। ये जो M के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं √2, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 0। अब देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन लेना है बाई dx, तो हम बाई dx तो ले लेते हैं, साथ में ये देखिए x की लिमिट कितनी यहाँ पर रखेंगे, तो x देखिए कहाँ से कहाँ तक है, x यहाँ पर कितना है √2 और यहाँ पर कितना है 2, तो √2 से लेके 2 इसकी क्या हो जाएगी लिमिट, √2 से लेके 2 इसकी क्या हो जाएगी लिमिट। अब हम लोग इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ फिगर को, ये लिमिट निकालने के लिए आपको फिगर्स का यूज करना पड़ेगा, उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब देखिए 1/2 इंटू OM की लंबाई अब हमने देखी है, OM कितना आया हमारे पास √2, OM कितना आया है √2 इंटू जो BM है, BM भी कितना है √2, आप B के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, तो ये तो हमने पुट कर दिए, प्लस इंटीग्रेशन √2 से 2 तक, और बाई की वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट करेंगे, बाई की वैल्यू हम निकालेंगे, ये बाहर किसका समीकरण है वृत्त का समीकरण, तो हम लोग वृत्त के समीकरण से बाई निकालेंगे, तो अगर आप यहाँ से बाई निकालोगे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी √4 - x², तो वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कि √4 - x² इंटू dx। ठीक है, अब हम इसको अगले पेज में सॉल्व करेंगे, तब तक आप देखिए √2 हो गया 2 और इससे ये कट गया 2, तो यहाँ से कितना बचा 1। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे लिखते हैं। हमारे पास अब आ चुका है टोटल क्या 1 प्लस इंटीग्रेशन √2 से 2 और √ के अंदर 4 - x² इंटू dx। अब आपको ये सॉल्व करना आसान है, इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा करना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, √a² - x² का, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास x/2 √a² - x² प्लस यहां से हमारे पास आता है a²/2 sin इनवर्स x/a। अब एक बार चेक करिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आई होप मैंने ये फॉर्मूला सही यूज करा है, ठीक है ना, यही शायद यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ a कितना है 2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है ना, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेट आप करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, सबसे पहले x/2, फिर √ के अंदर यही आएगा 4 - x² प्लस फिर आता है a²/2, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2 और फिर आएगा साइन इनवर्स x/a, x तो x है और हमारा a कितना है 2 है, ठीक है, और लिमिट √2 से 2 तक हो गया इंटीग्रेट। अब देखिए कितना हो जाएगा ये, अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो जब 2 को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस ये यहाँ से कितना आएगा 2 × 2 = 4 यानी 2 दूनी 4, तो 2 तो ये आ गए, साथ में आएगा साइन इनवर्स 2/2 माइनस हम लोग अब √2 पुट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा √2/2 इंटू √4 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस यहाँ से कितना आएगा फिर 2 साइन इनवर्स और x कितना है हमारे पास √2/2
2। ये हमने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करी है सिर्फ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2 माइनस ये हमारे पास कितना आएगा ऊपर √2, और ये भी √2 हो जाएगा 2, तो उससे क्या आ जाएगा फिर 1, ठीक है ना। ये √2 और ये √2 ये कट जाएगा 2 के साथ, तो आ जाएगा 1, और माइनस 2 यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, ये कटेंगे तो यहाँ पर नीचे बचेगा √2, और 1/√2 कितना होता है π/4, ठीक है ना। साइन इनवर्स में अगर आप देखेंगे, अगर लिखा हो हमारे पास साइन इनवर्स 1/√2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/4, तो यहाँ से ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा π/4, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 2 2 जा 4, यानी हमारे पास बचा यहाँ से पाई माइनस यहाँ से बचा π/2, तो जब पाई में से π/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा π/2, और क्योंकि ये क्षेत्रफल था इसलिए इसका आंसर किस में आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, है ना, यानी वर्ग इकाई। तो इस तरह से हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा, जो कि कितना होगा π/2। आप चाहें तो पीछे से पूरा देख सकते हैं एक बार फिर से, और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट मैं अगर और तेज करूंगा तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से लिया गया है ना, यानी प्रायिकता से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल 4 काली 3 सफेद बॉल्स हैं। यदि एक के बाद एक 3 बॉल्स निकाली जाएं तो निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों बॉल्स के रेड होने की क्या प्रायिकता है। तो ये हमें जो है सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है हमारे लिए क्या क्या चीजें गिवन है। हमारे लिए गिवन है रेड बॉल्स, तो रेड को मैं लिखूंगा R से, तो रेड बॉल्स कितनी हैं 5। ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 4, और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कुल गेंदों की संख्या, तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई हैं, कुल गेंदों की संख्या, है ना। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई हैं 5 + 4 + 3 यानी 12, ठीक है। टोटल बॉल्स हो गई हैं 12, और उसमें से रेड कितनी है 5। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक बॉक्स में ये बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, एक बॉक्स में ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, ये 12 बॉल्स पड़ी हुई हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरह से ये इसमें कुछ 12 बॉल्स पड़ी हुई हैं, जिसमें से 5 रेड हैं, 4 व्हाइट हैं, और 4 ब्लैक हैं, और 3 व्हाइट हैं। अब हमें क्या करना है, 3 बॉल्स निकालनी है एक के बाद एक, इसमें डालो और निकाल लो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब आप पहली बॉल को निकाल लेंगे तो आप निकाली हुई बॉल को दोबारा उसमें नहीं रखना है, ठीक है। ये लिखा है इसने कि पुनः थैले में वापस नहीं रखा है। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किस बात की, तीनों बॉल के रेड होने की, है ना, यानी तीनों गेंदें लाल होने की, तीनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता, हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप सबसे पहली बॉल निकालेंगे तो आपके पास 12 ऑप्शंस होंगे, है ना। पहले आपके पास कितनी बॉल हैं टोटल 12 में से आपको एक बॉल निकालनी है। तो 12 में से एक बॉल निकालने का तरीका क्या होता है 12C1, है ना। तो टोटल हमारे पास कितनी है 12, तो उनमें से एक चुनने का तरीका कितना होगा 12C1। लेकिन उनमें से भी अगर पहली बॉल रेड निकले, क्योंकि हमें तीनों ही रेड निकालनी है, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल रेड बॉल कितनी है 5, तो 5 रेड बॉल में से एक रेड बॉल सेलेक्ट करने की तरीके कितने होंगे 5C1, क्लियर है। इनटू अब आपने एक बॉल तो निकाल ली है, तो अब हम ये देखेंगे कि उसमें टोटल बॉल थी 12 में से आपने एक निकाल ली है और उसको वापस उसमें रखा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है वापस उसमें रखना नहीं है। तो जब आपने एक बॉल निकाल ली है तो अब टोटल बॉल्स कितनी रह गई उसमें 11,
ठीक है ना। तो अब हम जो बॉल्स निकालेंगे वो कितने में से निकालेंगे, 11 में से। तो 11 में से एक बॉल निकाली हमने, लेकिन अब फिर से रेड निकले, तो अब रेड कितनी बची हैं, आपने पिछली बार एक रेड निकाल चुके हैं हम लोग, है ना। हम लोग पिछली बार एक रेड निकाल चुके हैं, पिछली बार 5 थी, 5 में से एक निकाल चुके हैं, तो अब बॉल कितनी रह गई है रेड वाली, 4। इसका मतलब 4 में से अब एक रेड निकालेंगे इनटू, क्योंकि हमें 3 निकालनी है इसलिए हम उसको 3 बार लिख रहे हैं। ऐसे अगली बार क्या होगा, 3 रेड रह जाएंगी और उनमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे, और टोटल कितनी रह चुकी होंगी, 10। 10 में से हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, आप इस इवेंट को आराम से समझ सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 5C1 कितना होता है 5, 12C1 कितना होता है 12, इंटू 4C1 4, 11C1 11, 3C1 3 होता है और 10C1 10 होता है। बस आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 छंग 12, और 3 दूनी 6। तो ये सब कट गया, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 1/22। तो 1/22 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो तीनों बॉल्स कैसे निकलेंगी, रेड निकलेंगी। क्लियर है, ये इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5th वाला क्वेश्चन 6th का। ठीक है, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि दो सदिशों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, लंब इकाई सदिश, और तथा उनके बीच के कोण की ज्या भी निकालनी है। तो हमने आपको पहले से बता रखा है कि लंब सदिश पहले निकालेंगे, उसके बाद में लंब इकाई सदिश निकालेंगे। तो लंब सदिश कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है, वेक्टर्स दिए हैं हमारे लिए, क्या, वेक्टर ए कितना गिवन है 2i माइनस का j प्लस का k, और वेक्टर बी कितना गिवन है, वो गिवन है 3i प्लस 4j माइनस k। अब हमें निकालना है a तथा वेक्टर बी के, ये वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंबवत सदिश निकालते हैं। ठीक है, पर लंबवत सदिश। तो आपको ध्यान होगा, दो वेक्टर्स पर अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उन दोनों का क्रॉस करके। तो हम पहले करेंगे इनका क्या, क्रॉस। तो a क्रॉस b, और क्रॉस करना आपको आता है। क्रॉस कैसे करते हैं, i j और k लिखते हैं। फिर वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 1, और 3 4 माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की तरह, जैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से आएगा जी, यहाँ आएगा i, फिर ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 माइनस j, फिर ये आएगा हमारे पास -2 प्लस 3, और फिर जब k लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 4 जा 8 प्लस 3। तो ये वेक्टर हमारे पास कितना आ गया -3i। देखिए क्या j मैंने गलत करा है कुछ, माइनस का 2 एंड माइनस का 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5j, और साथ ही साथ 8 और 3 11 k। ये मैंने निकाल लिया है क्या, a क्रॉस b, और ये कैसा वेक्टर है, ये a और b पर लंबवत वेक्टर है। अब हमें निकालना है इनका इकाई लंबवत वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इकाई वेक्टर वो भी पता है आपको। उसको निकालने के लिए हमें पहले इसका मॉड चाहिए होगा, तो हम इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का हो गया 25, और 11 का हो गया 121। टोटल सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, ये अंडर रूट 155, है ना, यानी 155। अब हम निकालते हैं क्या, लंबवत इकाई सदिश। अब हम निकालेंगे क्या, वेक्टर a तथा वेक्टर b पर लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश। अब हम लोग इसको जो है फाइंड करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए इकाई सदिश कैसे निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि इकाई सदिश जो a कैप होता है वो होता है वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, यही होता है। तो इसी परिभाषा को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, डेफिनेशन को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो लंबवत है, तो यहाँ पर होगा हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर,
और अपॉन इसी का मॉडुलस, है ना। ये तो ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही। मॉड कितना आया है हमारे पास, मॉड आया है 1/√155, 1/√155, और साथ ही साथ ए क्रॉस भी कितना आया है, वो आया है -3i प्लस 5j और प्लस 11k। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होगा ये हमारा पहला आंसर आ चुका है, जो कि है हमारा इस पर इकाई लंबवत सदिश। अब हमसे कह रहा था कि उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए, उनके कोण के बीच की ज्या भी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच में कोण कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए। तो मान लेते हैं पहले कि माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब हम लोग इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए डॉट बी निकालना आसान है, तो ए डॉट बी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 3 2 6 -4 एंड -1 अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, √4 5 और 6, और यहाँ से कितना आएगा मॉड ऑफ बी, तो 9 और 13 और 1, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 26। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, जो है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा 1/√, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा 156। ये हमारे पास आया है कॉस थीटा, लेकिन हमसे कहा था उसने कि उसकी जिया निकालिए, जिया का मतलब साइन। तो अगर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है तो क्या हम साइन ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आगे चलते हैं, हमें निकालना है साइन। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज यहाँ पर पुट करिए, √1 - कॉस की वैल्यू कितनी आई थी 1/156, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इतना आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √156 माइनस का 1/156। तो ये हमारे पास क्या आया, √155/156। ये आ गया क्या, इन दोनों के कोण की ज्या। ठीक है ना, तो कोण की ज्या पूछी गई थी, यानी साइन थीटा पूछा गया था। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया, और एक हमसे लंबवत सदिश पूछा गया था, उसका हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वो आंसर हमारा ये आ गया। तो क्लियर है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके हमने सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग 2 पार्ट देखेंगे। देखिए मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो मैं आज 7 के 2 पार्ट को सॉल्व करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इनमें टाइम तो लगेगा ही। तो देखिए 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इनमें से किसी एक पार्ट को सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं आपको दोनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय ये दे रखा है, आपको इसको आवी विधि से हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको x, y और z इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किस तरह से करा जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं आव्यूह रूप में। आपको ये दिया है वो आप लिखेंगे पहले पूरा, फिर आप लिखेंगे क्या, दिए गए निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। ठीक है, तो आव्यूह रूप में लिखिए। कैसे लिखा जाता है, उसको हम लिखते हैं ax बराबर b में। आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ax बराबर b टाइप में लिखा जाता है। और जो a मैट्रिक्स होती है वो कैसी बनती है, देखिए a में वो एलिमेंट आते हैं जो इनके कॉफिशिएंट होते हैं समीकरण के। तो पहले में क्या आएगा 3, फिर -2, फिर 3, फिर दूसरे में क्या आएगा 2, 1 और -1, और तीसरे में क्या आएगा 4, -3 और 2। क्लियर है, ये आ गई। साथ में x मैट्रिक्स क्या होती है,
एक्स वो मैट्रिक्स होती है जो इसमें वेरिएबल्स होते हैं। इसमें वेरिएबल है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। इन्हीं के हमें मान ज्ञात करने हैं। और बराबर बी क्या होती है, जो बराबर में दी हुई होती है वो बी होती है, यानी 8, 1 और 4। ये हमने लिख लिया अपने मैट्रिक्स रूप में, ए एक्स बराबर बी में लिख लिया हमने। तो अब इसको तरीका क्या होता है एक्स की वैल्यू निकालने का, हम लोग फिर ए इनवर्स निकालते हैं। मेनली इसमें क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। फिर हम लिखते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो अब हम पहले निकालते हैं अब हम पहले निकालते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, कितनी है, 3, 2, 4, -2, 1, -3 और 3, -1 और 2। अब आपको पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करा जाता है, वैसे ही सॉल्व करना है इसको। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितना आएगा, टोटल सॉल्व होके ये बनेगा हमारे पास -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। आपको इसे सॉल्व करना आता होगा इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है ना। -17 इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब -17 आया, 0 नहीं आया। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें पहले तो यही चेक करना था कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है, तो इसका ये मान 0 तो नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए अतः जो ए इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, यानी जो इसका इनवर्स है वो विद्यमान है। विद्यमान का मतलब एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर ये है तो अब इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग इसके माइनर्स निकालते हैं, है ना, सहखंडज वगैरह जिसको बोलते हैं कोफैक्टर्स वगैरह, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया पहले हम निकालते हैं कौन सा, a11। तो a11 कैसे निकाला जाता है, यहाँ लिखते हैं -1। -1 की पावर क्या होती है, जो इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं हम लोग, मतलब 1 + 1। उसके बाद में a11 वाले को छोड़ दो। a11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, फिर जो बचता है उसका डिटरमिनेंट बना दो। तो डिटरमिनेंट के अंदर कौन कौन आएगा, इसके अंदर आएंगे 1, -3 और -1 और 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, +1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा, सॉरी 2 - 3 यानी हो जाएगा -1। 2 - 3 कितना आएगा जी, -1। ऐसे आपको सारे निकालने हैं, a11 फिर आपको निकालना है a12। वो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर जो यहाँ लिखा है भाई ऊपर जोड़ दीजिए बस 1 + 2, और इसके साथ क्या आएगा 1 2 वाला छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, फिर बचा क्या 2 4 और -1 2। तो 2 4 और -1 2। ऐसे आपको टोटल सॉल्व करने हैं सब, और सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो बनेगा -1, ठीक है ना, यहाँ पर तो पावर ऑड हो गई है, और 2 दूनी 4, 4 + 4 ये हो जाएगा 8। तो कुल मिला के टोटल कितना आएगा हमारे पास, -8। ऐसे ही आप निकालेंगे a13। तो मैं सीधे वैल्यू लिखता हूँ, a13 जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, -10। आपको वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। फिर हम निकालेंगे a21 जो कि आएगा हमारे पास -5। फिर हम निकालेंगे a22, उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -6। फिर हम निकालेंगे a23, वो आएगा हमारे पास 1। फिर निकालेंगे a31, 31 आएगा हमारे पास -1। फिर निकालेंगे हम लोग a32, वो वैल्यू आएगी 9, और a33, ठीक है। ये टोटल कितना आएगा 7। हमारे पास ये सारी वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इनका एडजॉइंट, क्योंकि हम इनका एडजॉइंट लिखते हैं, तो एडजॉइंट लिखते हैं अब इनका। तो हम लिखते हैं कि अब हमारा जो है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। इनवर्स लिखने के लिए आपको पता होगा एडजॉइंट लिखा जाता है। तो एडजॉइंट वन वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, तो देखिए वैसे आपने पढ़ा होगा कि ये होता है a11, ये a12, ये a13, है ना, आपने इसे पढ़ा है। ऐसे ही होता है a11, a12, a13, फिर a21, 22, 23। लेकिन जब एडजॉइंट लिखते हैं तब जो इनके कोफैक्टर्स आए हैं इनको हम लोग रो वाइज जगह पे कॉलम वाइज लिखते हैं। यानी a11, a12 यहाँ आता है, वो अब यहाँ पर आएगा, क्लियर है ना। यानी कि उसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग एक हिसाब से। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएंगी वो कैसे लिखी जाएंगी, ऐसे करके a11 यहाँ लिखा जाएगा a12, और यहाँ पर a13। यहाँ हम लिखेंगे a21, यहाँ पर a22, और यहाँ पर a23।
फिर A31, A32 और A33, ये वैल्यूज को आपको यहाँ पुट कर देना है। तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, कितना मिला, तो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आएगा। फिर ये आएगा माइनस का 1 यहाँ पर, फिर माइनस का 8 जो अभी हमने पीछे निकाली है वैल्यू, और यहाँ पर माइनस का 10, फिर आएगा -5, -6 और 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 1, 9 और 7। ये हमने टोटल क्या निकाल लिया अपना एडजॉइंट। अब हमें निकालना है क्या, ए इनवर्स। नाउ जो हमारा ए इनवर्स होता है, तो आपने पढ़ा होगा ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारा अब ए इनवर्स आ जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला था, माइनस का 17, तो ये हो जाएगा -1/17, और साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ ए यानी -1, -8, -10 और -5, -6, 1 और -1, 9 और 7। ये क्या हुआ हमारे पास, हमारा ए इनवर्स। जब हमें ए इनवर्स मिल जाता है, हमें निकालना तो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। याद है आपको, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, x बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारे पास x, y और z, ठीक है, बराबर ए इनवर्स आ चुका है। ए इनवर्स आया है -1/17 और -1, माइनस का 8, माइनस का 10 और -5, -6, 1 और -1, 9 और 7, ये वैल्यूज आ चुकी हैं। इनटू इसके साथ में किसकी वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8, 8, 1 और 4, ये वैल्यूज हमारे पास थी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो पहले इसको यहीं रखिए और इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसी जो रो होती हैं उनकी हम इस तरह की जो खड़ी कॉलम्स होती हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी पूरे की, और उसको ऐड करते हैं साथ ही साथ। तो देखिए ये क्या आ जाएगा फिर जब हम इनको ऐड करेंगे, तो देखिए ये कुछ ऐसे आएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे -1 की 8 के साथ, -1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, -5 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इस 4 के साथ, इस तरह से है ना, कॉलम को खड़ा करके इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ साथ में ऐड भी करता हूँ, आपने करी भी होगी, तो ये आ जाएगा -8, -5 और -4। फिर दूसरे वाले में कितना आएगा, -64, -6 एंड +36। थर्ड वाले में कितना आएगा, -80, +1 एंड +28। इस तरह से हमारे लिए क्या मिलेंगी वैल्यूज। इनको जरा सॉल्व करते हैं, तो -1/17 और यहाँ क्या क्या बचेगा, 8 और 5 13 और 4 17, यानी -17। यहाँ हो जाएगा -34 और यहाँ हो जाएगा -51, ठीक है। और जब हम इसमें -17 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। कब आएगा, जब हम लोग -17 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -17 से डिवाइड हो जाएगा टोटल। तो इधर हमारे पास क्या चल रहा है, x, y और z। तो इस प्रकार जब इनकी कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें x बराबर मिलेगा 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो हमें x, y, z के मान ही ज्ञात करने थे, तो वो हम लोगों ने जो है ज्ञात कर लिए हैं। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हैं और इसको पूरा कर भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके अथवा में, इसके और में जो आपको सेकंड जो और क्वेश्चन दिए थे, मैं आपको वो भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये सही था, आप इसको जो है लिखकर सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए आगे, जो इसके अथवा में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, अथवा का मतलब जो इसके और में क्वेश्चंस आए हुए थे कि या तो आप वो अटेम्प्ट करिए या फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो जिन लोगों को वो अगर हार्ड लगा हो तो वो लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि यदि ये शीर्ष दिए हैं, इस शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो ये भी इजी है, इसमें हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, तो अगर हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों को आता है, क्या होता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC। एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता था 1/2 और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 और फिर 1 1 1 यही होता था। तो हम लोग यहाँ पर इसको डालिए वैल्यू को और इसको सॉल्व करिए। अच्छा एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना है हमारे पास 35 है, एरिया कितना हमारे पास 35 है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये जो होता है ये हमारे पास मॉडुलस में होता है वैल्यू, तो ये वैल्यू मॉड में होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी ये। तो देखिए ये अंदर सॉल्व करिए अब। x1 कितना है हमारे पास, ये है, पहले वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा 2 -6 1 और फिर आएगा 5 4 1 और फिर आएगा k 4 और 1। ठीक है, ये आएगा, ये हो गया हमारे पास 35 दूनी 70, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 70। इसको जब सॉल्व करेंगे अंदर तो ये कितना आएगा, मॉड के अंदर 2 इंटू ये हो जाएगा 4 - 4 प्लस 6 जब लेंगे तो कितना आएगा 5 - k है ना, और जब 1 लेंगे तो कितना आएगा 20 - 4k और ये है मॉडुलस के अंदर। कुल मिला के ये आ गया हमारे पास 70 इक्वल्स टू, ये तो देखिए 0 हो गया है ना, ये तो हो गया टोटल 0। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 30 - 6k प्लस 20 - 4k। तो अब देखिए ये टोटल हो गया हमारे पास 70, ये हमारे पास टोटल हो गया है जो है 70 इक्वल्स टू मॉड के अंदर हो गया 50 - 10k। अब जब ये मॉड हटाते हैं हम लोग तो क्या आता है प्लस माइनस का साइन, तो प्लस माइनस 70 इज इक्वल्स टू 50 - 10k। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर दो वैल्यू आई है तो एक बार हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पहले हम लिखेंगे प्लस लेने पर। ठीक है, जब प्लस लेने पर लिखेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस 70 बराबर 50 - 10k। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 20 बराबर माइनस का 10k। तो ये हो जाएगा 10 2 × 20 यानी k इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो एक हमारे पास ये मिला हमारा आंसर, और दूसरा में क्या मिलेगा जब हम माइनस लेंगे तब। ठीक है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव लेने पर। जब नेगेटिव लेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा माइनस का 70 इज इक्वल्स टू 50 - 10k। इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल्स टू माइनस 10k। माइनस से माइनस सॉल्व हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें k कितना मिलेगा 12। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो k की वैल्यूज आई हैं वो कितनी आई हैं 2, एक आई है -2 और एक आई है 12। तो हमारे पास ये जो दो आंसर्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में दिया हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको कॉपी पेन से आप लिख ही रहे होंगे। तो हम इसको इस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ ही साथ आपको ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था ये करना था, और साथ ही जो इसका सेकंड पार्ट गिवन है आपको उसे भी करना था, तभी आपको ये पूरे 8 नंबर मिलते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। मैं इसे हटाता हूं। अब हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं। इस पार्ट में हमसे कहा है कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी और सी। तो हमसे कह रहा है एक ऐसा वेक्टर ज्ञात कीजिए डी जो कि ए और बी दोनों पर लंब हो तथा उसका वेक्टर सी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो वो 15 हो। इस तरह से हमें जो है वेक्टर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्या, ए और बी पर लंब हो। ठीक है, तो हम निकालते हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब सदिश। ठीक है, लंब सदिश, और ये हमने पीछे भी निकाला है। ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर मेनली ए क्रॉस बी निकालना है। यहाँ लिखेंगे आई जे के। वेक्टर ए कितना है 1 4 और 2 और बी कितना है 3
-2 और 7। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है लिख लिया। हम लोग इसको लिख चुके हैं, इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो ये आएगा हमारे पास 28i। आप इसको सॉल्व कर लेना पुराने वाले की तरह ही। सॉरी, यहाँ पर आएगा 32i माइनस का j एंड माइनस का 14k। ठीक है, ये हमारे पास आएगा वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, ये होगा हमारे पास क्या, a और b पर लंब वेक्टर। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए, हमसे कह रहा है कि वेक्टर a और b, मतलब एक ऐसा वेक्टर d निकालिए जो कि a और b पर तो लंब हो, ठीक है, तथा c के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो, 15 हो। c के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 15 हो, सीधी बात ये है। तो आप पहले एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन है, मैं एक प्लेन लेता हूँ, ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं। सपोज ये वेक्टर a गिवन था जो हमें गिवन है, और ये हमारे पास वेक्टर b गिवन था। ठीक है, हमसे कह रहा था कि एक वेक्टर निकालिए जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा जो कि हमने निकाला अभी, क्या, a क्रॉस b। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेक्टर d है वो भी तो इन दोनों के लंबवत है। देखिए जो सदिश d ज्ञात कीजिए जो कि a और b दोनों पर लंब है, यानी कि जो सदिश d होगा वो भी इस वेक्टर पर, जो वेक्टर d होगा वो भी a और b पर क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए ये भी लंब है और ये भी लंब है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो गए, वेक्टर d और a क्रॉस b। ये दोनों वेक्टर देखिए आप, d ऐसा है वो भी ऐसा ही है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए, ये दोनों वेक्टर तो समांतर हो गए। ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर d तथा कौन सा वेक्टर, वेक्टर a क्रॉस b कैसे होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, लंबवत हैं a और b के, समांतर होंगे। अगर ये समांतर होंगे तो आपने कंडीशन पढ़ी है कि अगर वेक्टर a वेक्टर b के समांतर होता है तो हम क्या लिखते हैं, वेक्टर a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ये लिखा जाता है नहीं, a इक्वल्स टू लैम्डा b। तो वही हम लोग यहाँ कंडीशन यूज करेंगे। अगर ये इसके समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेक्टर d होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा किसके, a क्रॉस b के। बताइए आप, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ से, तो जो वेक्टर d होगा वो कितना होगा, लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b, और a क्रॉस b कितना आया है, a क्रॉस b आया है 32i माइनस का j माइनस का 14k। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको डाल देंगे। क्लियर है। तो ये देखिए सारी चीज बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको बेसिक आता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली, वरना फिर काफी प्रॉब्लम्स में आप लोग जो है फंसेंगे। प्रीवियस ईयर इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता चल जाता है कि पैटर्न इनका कैसा आ रहा है, इसलिए आपको ये लगाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने निकाल लिया है वेक्टर डी ये होगा, लेकिन अब हमें एक चीज और दी थी, हमें लैम्डा आ रहा है, लैम्डा का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक चीज और दी थी कि जो वेक्टर c है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है d के साथ वो कितना आ रहा है, 15। ये भी तो हमें दिया है, और वेक्टर c का मान भी हमें दिया है। तो यहाँ वैल्यू डाल दो दोनों की। वेक्टर c कितना दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है हमें 2i माइनस का j प्लस का 4k, ऊपर देखिए आप, है ना। और इसका डॉट लेना है किसके साथ, इस वेक्टर के साथ। और ये कितना है, d, ये आया है लैम्डा टाइम्स 32i माइनस का j माइनस का 14k और बराबर 15। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, i की i के साथ करते हैं, डॉट डॉट 1 होता है, तो 32 दूनी कितना हो जाता है, 64, यानी 64 लैम्डा। ठीक है, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस का लैम्डा, और 14 चौक कितना होता है 56, माइनस का 56 लैम्डा, बराबर हमें दिया है कितना, 15। हम इसको जोड़ के घटाइए आप, 64 और 1 65 हो गया, 65 में से 56 गया तो कितने बचे, 9 लैम्डा। तो 9 लैम्डा बराबर कितना आया, 15।
तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 15/9, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 तियां 9, तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 5/3। ठीक है, लैम्डा कितना आएगा 5/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लैम्डा का मान आप वहां पुट करिए, तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर डी कितना मिलेगा हमें, वो मिल जाएगा 5/3 और इसके अंदर 32i - j - 14k, ये होगा हमारे पास क्या आंसर। क्लियर है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमने आज काफी क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लिए हम लोगों ने। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं वो बचे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो 2 पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के हैं और 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 के हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं इसी में करा दूं, बट काफी लेंथी वीडियो हो जा रही है। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व करिए, साथ ही एंजॉय लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।